हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 89 फिजिक्स में लास्ट क्लास में हम देख चुके थे कि तापीय प्रसार किस तरह से होगा, क्षेत्रीय प्रसार, रेखीय प्रसार और आयतन प्रसार। अब सबसे पहले तो उस पर क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसी के अंदर आगे हम कुछ कंडीशंस की बात करेंगे कि बाकी चीज़ों में किस तरह से हम प्रसार मेजर कर सकते हैं इन्हीं की सहायता से। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हमें दो छड़ दे रखी है और दोनों छड़ों की लंबाई बता रखी है कुछ L1 L2 और दोनों का जो रेखीय प्रसार गुणांक है वो α1 और α2 है। दो छड़ दे दी, L1 लंबाई, α1 रेखीय प्रसार गुणांक, दूसरी छड़ और दी, लंबाई L2 रेखीय प्रसार गुणांक α2। अब यहां पर ये कि इन दोनों के अंदर जो अंतर है लंबाई में, वो तापमान कितना ही बढ़ा दो अपरिवर्तित रहता है। तो उसके लिए इनमें क्या संबंध होगा वो बताना है। तो क्वेश्चन क्या, दो छड़ों की लंबाई क्रमशः L1 व L2 तथा रेखीय प्रसार गुणांक क्रमशः α1 व α2 है। यदि इनकी लंबाई में अंतर तापमान के साथ अपरिवर्तित रहे तो L1 L2 व α1 α2 में संबंध ज्ञात करें। ठीक है कि इनकी जो लंबाइयों में अंतर है वो तापमान कितना ही बढ़ा दो अपरिवर्तित है, तो इनमें संबंध क्या होगा। तो क्वेश्चन में जैसे बोल रखा है वैसे ही लिख दो। क्या लिखना है कि तापमान बढ़ाने पर इनकी लंबाई में अंतर जो है उसको अपरिवर्तित रखना है, मतलब पहले वाले के बराबर ही रखना है। तो इनकी लंबाइयों में जो अंतर है, किसी भी एक को ज्यादा ले लो, कुछ नहीं बता रखा, तो ये इनकी लंबाइयों में अंतर है। पहले तापमान बढ़ाने पर इनकी लंबाइयां कुछ बदल गई, तो तापमान बढ़ाने पर इनकी लंबाइयों में जो अंतर है ये, और तापमान बढ़ाने से पहले जो लंबाइयों में अंतर था ये दोनों बराबर है तो अपरिवर्तित है। ये बोला हुआ है। बस जैसे ये स्टेटमेंट बोल रखा है वैसा का वैसा ही लिख देना है, आगे फिर कैलकुलेशन का काम। तो अंतर को अपरिवर्तित कर दिया, तो पहले वाली लंबाई L2 और L1, बाद वाली लंबाई कितनी, तो L बराबर L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बोलते हैं। पहले की लंबाई L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। सेम टेम्परेचर बढ़ाना दोनों का, माइनस L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। सही है, तापमान बढ़ाने पर दोनों की लंबाइयां लिख दी। अब L2 माइनस L1 इधर आ गया, L2 प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस L1 माइनस N1 अल्फा 1 डेल्टा टी। L1 L2 से गया, ये नेगेटिव बचा उसको उधर ले गए, 1 L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, इधर रह गया L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। अल्फा डेल्टा टी कट गया, तो ये रिलेशन आ गया कि L1 अल्फा 1 बराबर L2 अल्फा 2। ये अनुपात बोले तो लंबाइयों का जो अनुपात है वो अल्फा के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये रिलेशन इनके बीच में आ गया कि इस स्थिति में इनके बीच की जो दूरी है वो अपरिवर्तित रहेगी। लंबाइयां बराबर नहीं बोली थी, जो अंतर है वो परिवर्तित अपरिवर्तित बोला था, अंतर अपरिवर्तित लिख दी। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि एक 3 छड़ों से मिला के एक त्रिभुज बनाया हुआ है। 3 छड़ें ली,
जिसमें से दो तो बिल्कुल सेम है, सेम लंबाई सेम अल्फा, और इनसे समद्विबाहु त्रिभुज बना दिया कि ये लंबाई L1 रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा 1, L1 रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा 1, और ये है कुछ L2 रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा 2। तो समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इसमें ये बोल रखा है कि इसको ले लो एक बार, पॉइंट A, B, C, और इसका मध्य पॉइंट है D। क्वेश्चन ये है कि तापमान कितना ही परिवर्तित कर दो, अगर AD दूरी नियत है तो इनमें संबंध क्या है? ठीक है, तो 3 छड़ों से मिलाकर समद्विबाहु त्रिभुज ABC बनाया गया है यदि AD दूरी तापमान बढ़ाने पर अपरिवर्तित रहे। तो L1, L2, अल्फा 1 व अल्फा 2 में संबंध ज्ञात करें। ठीक है, तो संबंध बताना है कि अगर AD दूरी अगर नियत है, चाहे तापमान कितना ही बदल दो, तापमान बढ़ाने पर ये बढ़ेगी, ये लंबाई बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी, लेकिन ये दूरी ऐसी की ऐसी है, मतलब ये पॉइंट यहीं का यहीं रह जाए और ये ऐसे फैल जाए। तो इसमें हमें बताना है कि इनमें संबंध क्या है। फिर से वही है, जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है वैसे ही लिख दो। तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि जो AD दूरी है पहले और AD दूरी जो बाद में है वो सेम है। बाद में मतलब तापमान बढ़ाने के बाद, तो कुछ भी तापमान में परिवर्तन कर दो और उतनी वैल्यू ला दो जितनी पहले थी। तो पहले की दूरी लिखें, AD दूरी लिखनी पड़ेगी अब कि AD दूरी कितनी है। तो AD दूरी के लिए ये तो समद्विबाहु त्रिभुज है, सॉरी समकोण त्रिभुज है। ये लंबाई L है, ये लंबाई हो गई L2/2 आधी, ये L, ये L2/2। ये लंबाई बता सकते हो कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का डिफरेंस फिर रूट, ये वैल्यू आ जाएगी। तो AD दूरी आ गई L1 स्क्वायर माइनस L2 स्क्वायर बाई 2, वर्ग किया तो 4 हो गया, ये दूरी है। सही है, तो ये दूरी AD पहले, तापमान बढ़ाएंगे तो L1 की जगह L1 डैश आएगा, लंबाई बदल गई कुछ, ये L2 की जगह कुछ L2 डैश आएगा बाई 4। इतनी लंबाई बोलेंगे बाद में भी, क्योंकि बाद में जैसे लंबाई बदल गई, ये ऐसे बदल गया, ये L1 डैश हो गया, ये L2 डैश का आधा वाला हिस्सा है, तो AD दूरी को ये लिखेंगे। तो पहले की दूरी और बाद की दूरी हमने बराबर करनी थी, लिख दी। रूट हटा दो एक तो और इनके वैल्यू लिख दो। तो L1 स्क्वायर माइनस L2 स्क्वायर बाई 4 बराबर रूट हटाया, और इसकी जगह लिख सकता हूं L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इसकी जगह सेम ऐसे ही इसकी जगह L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, रेखीय प्रसार डिवाइड बाय 4। इसका भी प्रसार कर दो अब, क्योंकि आगे हमें केवल रिलेशन चाहिए अब इससे। तो L1 स्क्वायर इसका प्रसार हो गया 1 प्लस 2 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस अल्फा 1 स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर। यहाँ पे प्रसार कर दिया L2 स्क्वायर बाई 4 1 प्लस 2 अल्फा 2 डेल्टा टी प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी का स्क्वायर। सही है, प्रसार किया अभी। अब इस प्रसार के बाद जो जो चीजें कैंसिल हो रही है, तो यहाँ पे देखोगे L1 स्क्वायर बनेगा L1 स्क्वायर, इसके साथ L2 स्क्वायर बाई 4 माइनस का बनेगा, L2 स्क्वायर बाई 4 माइनस का है, कट गया।
तो इधर वाले पद तो 0 हो गए, इधर बच गया क्या, L1 स्क्वायर 2 α1 डेल्टा टी प्लस ये वैल्यू। अब यहाँ पर आगे लिखने के बाद नेगलेक्ट करेंगे, अभी नेगलेक्ट कर दो, क्योंकि जब भी यहाँ पे प्रसार की बात करते हैं तो हमें इतना ज़्यादा प्रसार नहीं दिखता कि लंबाई दुगनी हो गई, 3 गुना हो गई। तो अगर प्रसार कम दिखता है तो ये वाला पार्ट ही है जो प्रसार वाला है, करवा रहा है प्रसार, तो ये वाला पार्ट बहुत कम होता है, तो 1 की तुलना में बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे नगण्य करने का मतलब तो हमने चेंज ही नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे हम नगण्य कर सकते हैं क्योंकि चेंज ये रहा, ये और भी जो छोटा सा चेंज दिखेगा उसके कारण वो, तो अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू बहुत कम है, तो अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर और भी कम हो गया, तो इसको हटा सकते हैं, 0 मान लिया। ऐसे ही यहाँ पे भी इसको 0 मान लिया, ठीक है। इधर है क्या, इधर है क्या माइनस L2 स्क्वायर बाई 4 ब्रैकेट में 2 अल्फा 2 डेल्टा टी, दूसरा वाला पद 0 कर दिया था। अब ये रिलेशन आ गया, यहाँ से लिख दो इसको, तो ये रिलेशन क्या बन गया, नेगेटिव वाली वैल्यू को इधर ले लिया L2 स्क्वायर बाई 4 और बाकी रह गया 2 अल्फा 2 डेल्टा टी, और ये रह गया L1 स्क्वायर 2 अल्फा 1 डेल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ से 2 डेल्टा टी कैंसिल कर दो, तो L1 बाई L2 इक्वल्स टू आ गया अल्फा 2 बाई 4 अल्फा 1 स्क्वायर था रूट। तो यहाँ पर लंबाइयों का जो अनुपात है रूट अल्फा 2 बाई 4 अल्फा 1 के बराबर है। तो ये अगर कंडीशन हुई तो एडी दूरी जो है वो नियत रहेगी, कोई बदलाव नहीं होगा एडी दूरी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक बार अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन निकालते हैं, एक ही पदार्थ के अल्फा बीटा और गामा में। तो देखो अल्फा बीटा गामा में संबंध निकालने के लिए अल्फा और बीटा में संबंध निकालते पहले। अल्फा मतलब लंबाई के लिए था, बीटा क्षेत्रफल के लिए था। तो हम क्या करें, क्षेत्रफल को लंबाई के पदों में लिख ले यहाँ पे। तो ये है ए भुजा ले ली, ये भुजा बी ले ली, ठीक है। तापमान बढ़ाने पर इसका परिवर्तन हुआ क्षेत्रफल में। तो पहले का क्षेत्रफल जो है प्रारंभिक, वो हम बोल रहे हैं ए बराबर ए बी, प्रारंभिक क्षेत्रफल। और अंतिम तापमान बढ़ाने पर जो क्षेत्रफल हो गया वो ए डैश बोल दिया। भुजा की लंबाई बदल गई, ए डैश हो गई, ये बी डैश हो गई, तो ए डैश इंटू बी डैश ये बाद का क्षेत्रफल हो गया। क्योंकि ये आयत है, बाद में भी लगभग आयत की जैसे होगा, कोई ज़्यादा परिवर्तन आएगा नहीं, क्योंकि ये भुजा इधर बराबर चेंज आएगा हर किसी में, इधर भी बराबर चेंज दिखेगा, फ्रैक्शनल चेंज, तो रहेगा आयताकार। अब इसको क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल को, पहले का क्षेत्रफल 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ये लिखेंगे क्षेत्रफल। लंबाई को परिवर्तन को कैसे लिखेंगे, ए 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, दूसरी लंबाई में परिवर्तन बी 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर दोनों तरफ लंबाइयों में अलग अलग अल्फा है तो अल्फा 1 अल्फा 2 लिखते हैं आप, लेकिन हम तो होमोजीनियस मान रहे हैं, एक ही जैसा पदार्थ मान रहे हैं, तो अल्फा 1 अल्फा 2 अभी के लिए बराबर ले लिया। रिजल्ट में जरूर बाद में बता देंगे अल्फा 1 अल्फा 2 अलग अलग हो तो। अब देखो ए बराबर ए बी पहले से है, तो ए बराबर ए बी तो कट गया, उधर रह गया 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, और इधर रह गया इन दोनों का वर्ग, मतलब इन दोनों गुणा हो गए तो इनका वर्ग हो गया। तो 1 प्लस बीटा डेल्टा टी बराबर 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर।
ठीक, 1 तो काट दो। फिर इन वैल्यूज में यहाँ पे फिर से कि अगर अल्फा डेल्टा टी नॉर्मली हम चेंज कम लेते हैं तो कम चेंज के टाइम पर अल्फा डेल्टा टी की तुलना में ये नगण्य होगा। एक की तुलना में ये नगण्य था, लेकिन इसको नगण्य करने का मतलब तो हमने परिवर्तन ही नहीं लिया। तो हमें परिवर्तन तो लेना है, लेकिन जो और बहुत छोटा सा चेंज उसके कारण और आ रहा है उसको नगण्य मान रहे। तो ये वाला पद हमने 0 मान लिया। तो ये बन गया बीटा डेल्टा टी बराबर 2 अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी कट गया तो बीटा बराबर 2 अल्फा। तो अल्फा का दुगना बीटा होगा। अगर नॉन होमोजीनियस है, दोनों तरफ अलग अलग रेखीय प्रसार गुणांक है, तो बीटा को हम बोल सकते हैं अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, दोनों जुड़ जाएंगे। तो जनरल फॉर्म तो ये बोल सकते हैं अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, लेकिन सेम है तो 2 अल्फा इसको बोल। ये आया अल्फा और बीटा में संबंध। अब आगे हम अल्फा और गामा में संबंध निकाल रहे हैं। तो आयतन ले लेते हैं, 3D में ले लेते हैं इसको। ये भुजा बी ले लेते हैं, अंदर वाली भुजा सी, और फिर इसमें चेंज देखेंगे। अगर अल्फा और गामा में आ गया तो बीटा और गामा में भी आ जाएगा, क्योंकि अल्फा बीटा में पता है। तो देखो, प्रारंभिक आयतन V हम बोल सकते हैं तीनों भुजाओं का गुणनफल। ठीक है, घनाभ ले रखा है A B C, ये इसका प्रारंभिक आयतन आ गया। अंतिम आयतन या तापमान बढ़ाने पर तापमान बढ़ाया, आयतन में परिवर्तन हो गया, कुछ V डैश आ गया, एक भुजा में A डैश, B में दूसरी B डैश, C डैश हो गई। तो इनकी वैल्यू कितनी है? V की वैल्यू है, V डैश की वैल्यू V 1 प्लस गामा डेल्टा टी, A की वैल्यू A 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, B की वैल्यू B डैश की वैल्यू B 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, C डैश की वैल्यू C 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहां पे ये दिख रहा होगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी वी, और इधर ए बी सी, और ए बी सी किसके बराबर है? पहले वाले आयतन के बराबर, तो पहले वाले आयतन के बराबर लिखेंगे, और बाकी चीजें हैं 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब। सही है यहां तक? अब v बराबर ए बी सी है, कैंसिल कर दो, तो 1 प्लस गामा डेल्टा टी बराबर इसका क्यूब कर दो, तो क्यूब में क्या आ जाता है? ये इसका क्यूब प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी प्लस 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस इसका क्यूब अल्फा डेल्टा टी का क्यूब, ये आता है ना। तो ये इसका प्रसार हुआ क्यूब का। इसमें भी अब ये 1 कैंसिल हो गया, फिर से वही कि अल्फा डेल्टा टी या प्रसार हम कम ले रहे हैं, ज़्यादा प्रसार होगा तो ये रिलेशन वैलिड भी नहीं रहेगा, अपना जो बोल रहे थे अभी। तो कम प्रसार है तो उस दौरान अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर क्यूब 0 ले लो, तो गामा डेल्टा टी बराबर 3 अल्फा डेल्टा टी हो गया, डेल्टा टी कट गया, गामा बराबर 3 अल्फा। अब यहाँ पर भी वही है कि अगर नॉन होमोजीनियस है तो गामा बराबर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 ले लेना है, तीनों भुजाओं का अलग अलग लेके जोड़ देना। तो यहाँ पर 3 गुणा हो गया, अगर होमोजीनियस ही लेते हुए लिख रहे बात करें तो अगर होमोजीनियस ही है तो तीनों भुजाओं के अल्फा का 3 गुणा हो गया यहाँ पे, अल्फा गामा मतलब, और बीटा था 2 गुणा। तो क्या रिलेशन दिखा? अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा रिलेशन क्या दिखा? 1, ये 2 गुना था अल्फा का, ये 3 गुना अल्फा का, तो ये इनमें रिलेशन आ गया फाइनल कि अल्फा बीटा गामा 1:2:3 में होंगे होमोजीनियस मीडियम के अंदर और कम प्रसार के समय। होमोजीनियस मीडियम है मतलब हर तरफ अल्फा सेम है और ज़्यादा प्रसार नहीं है, ताकि ये जो नगण्य लिया है ये वैलिड, ठीक। तो उस वाली अवस्था में अल्फा बीटा गामा में संबंध। क्वेश्चन पे आते हैं एक पे।
क्वेश्चन ये है कि एक ये मान लो एक शीट है, शीट में एक छोटा सा होल है, इस होल का जो एरिया है छिद्र का, ये एरिया में दे रखा है 2.499 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास एक दूसरी रॉड है, एक रॉड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये सारी चीजें 20 डिग्री सेल्सियस पर है। रॉड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये है 2.500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जिस मटेरियल का बना हुआ है इसका रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1×10⁻⁻5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, तो इस शीट को कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें ताकि ये जो रॉड है 20 डिग्री सेल्सियस वाली इस होल के अंदर आ सके। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि एक शीट में 2.499 सेंटीमीटर स्क्वायर का छिद्र है, यदि 20 डिग्री सेल्सियस पर तथा एक छड़ जिसका क्षेत्रफल 2.500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसमें फिट करनी हो तो शीट का तापमान या शीट को कितने तापमान तक गर्म करें। अल्फा शीट जो है वो हमें दे रखा है 1×10⁻⁻5 डिग्री सेल्सियस। छड़ का क्षेत्रफल ये दे रखा है, शीट 20 डिग्री सेल्सियस पे इतने क्षेत्रफल की है, लेकिन क्या है कि अभी तो फिट आएगा नहीं क्योंकि ये क्षेत्रफल ज़्यादा है, ये क्षेत्रफल कम है। तो हमने क्या किया कि इस शीट को गर्म करना चालू किया, हो सकता है ठंडा करना पड़े, 20 डिग्री सेल्सियस पे ये था, तो इसका तापमान कितना करना पड़ेगा कि जो छड़ है ये इसके अंदर फिट हो जाए आराम से। ठीक है, न्यूनतम कितना गर्म करना पड़ेगा या ठंडा करना पड़ेगा। अब सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या इसको गर्म करना है कि ठंडा करना है। मतलब हमें मेन तो काम क्या है कि ये क्षेत्रफल कम ज़्यादा है, ये कम है, ये प्रसार होना चाहिए, फैलना चाहिए। तो अगर इसको हम गर्म करेंगे तो ये छेद फैलेगा कि कम होगा। तो एक्चुअल में पहले हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये फोटोग्राफिक जूम होता है कि जैसे ही गर्म करेंगे, गर्म करने पर फैलेंगे, हर 2 पॉइंट के बीच में अनुपातिक परिवर्तन सेम आएगा, तो होल का भी आकार बढ़ेगा। तो गर्म करने पर बढ़ेगा ये, ना कि ठंडा करने पर। तो गर्म कर रहे होंगे। अब यहाँ पर दूसरा ये भी बताया था कि यहाँ पर होल है, कोई मटेरियल नहीं है, लेकिन फिर भी इसको मटेरियल की जैसे ही मानते हुए प्रसार लिखो, क्योंकि यहाँ वाले 2 पॉइंटों के बीच में प्रसार क्या लिखोगे, L बराबर L01 प्लस अल्फा डेल्टा टी, या यहाँ वाले क्षेत्रफल का प्रसार लिखोगे A इक्वल टू L01 प्लस बीटा डेल्टा टी। लेकिन हम बोल रहे हैं कि हर किसी हिस्से में बराबर ही आता है अनुपातिक परिवर्तन, तो यहाँ पे भी उतना ही आना है। तो इसलिए इस होल का जो क्षेत्रफल है उसको हम लिख सकते हैं बाद का क्षेत्रफल बराबर पहले का क्षेत्रफल 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। क्षेत्रीय प्रसार लिख रहे हैं इसलिए बीटा लिखेंगे, और छिद्र का बाद में क्षेत्रफल कितना हो जाना चाहिए 2.500 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर भी सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख दो। पहले का क्षेत्रफल कितना है 2.499 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 प्लस बीटा दे रखा है अल्फा, तो 2 अल्फा हो गए। ये होता है अल्फा और बीटा में रिलेशन, तो ये लिख दिया। डेल्टा टी पूछा है कितना तापमान में अंतर करना है। चेंज ज़्यादा नहीं है इसलिए यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस से ही चेंज ले रहे हैं,
अगर चेंज ज़्यादा होता ये होता कि 2.4 से हम 3 कर रहे होते, 4 कर रहे होते सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उस वाली स्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस से परिवर्तन लेते, लेकिन 20 डिग्री से ही ले लिया। डेल्टा टी मतलब चेंज 20 डिग्री से कितना हुआ है, 1 है, इधर ले गए 2.500 डिवाइड बाई 2.499 माइनस 1 जाएगा, फिर ये डिवाइड में जाएगा और ये इतना टेम्परेचर में चेंज आएगा। सही है, इसको पहले डिवाइड में ले गए, इधर ले गए, माइनस का हो गया ये, एक डिवाइड में करने के बाद फिर बाद में इसको नीचे ले गए, ये डेल्टा टी। इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, अंतर लोगे तो ऊपर आएगा 0.001, ये आएगा, डिवाइड बाई 2.499 बाई 2, इसको ऊपर लिख दो 50, 3 तो 50 हो गए। डेल्टा टी अंतिम तापमान माइनस प्रारंभिक 20 डिग्री सेल्सियस, 3 0 यहां से कैंसिल कर दो, सही है। और इधर इसको डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करोगे इसको लगभग 2.5 ही बोल दो, क्योंकि अब इस डिवाइड वाली वैल्यू को मतलब बाद में डिवाइड करना पड़ेगा इससे, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, तो इसको 2.5 लेके अब कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि फाइनल आंसर तो ये है। तो ये 2.5 इंटू 2 5, 100/5 20 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब अंतिम तापमान हमें करना होगा 40 डिग्री सेल्सियस। डबल टेम्परेचर कर दिया डिग्री सेल्सियस में पहले का, तब जाके इसमें फिट हो जाएगा ये रॉड। इससे ज़्यादा करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन इससे कम पे ये फिट नहीं होगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पे बताने की चीज़ें क्या क्या थी, या ध्यान रखने की चीज़ें क्या क्या है। प्रसार इस होल के अंदर भी होना है। होल के प्रसार का फॉर्मूला क्या लगाना है, जो शीट के लिए लगाते हैं वही, A = A0 1 + बीटा डेल्टा टी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आगे हम देख रहे हैं कि घनत्व में किस तरह से तापमान के साथ परिवर्तन आएगा। तो घनत्व में तापमान के साथ परिवर्तन, ठीक है। घनत्व हम लिखते हैं द्रव्यमान बटा आयतन, उसी से सॉल्व करना है। तापमान बढ़ाया, ये प्रारंभिक, तापमान में वृद्धि करने पर या परिवर्तन करने पर घनत्व बदल गया, कुछ नया घनत्व कुछ आ गया, या पहले वाले को ρ0 ले लो, नया घनत्व कुछ रो हो गया। तापमान बढ़ाने पर द्रव्यमान में कोई चेंज होगा? एक्चुअल में किसी पदार्थ के द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होगा, तापमान कितना ही बढ़ाते जाओ तो द्रव्यमान वो का वही है। ठीक है। आयतन, तापमान बढ़ाने पर आयतन में परिवर्तन जरूर होगा, नया आयतन कुछ V आ जाएगा, और कितना हो जाएगा V? पहले वाले आयतन का 1 + गामा डेल्टा टी की बराबर। सही है, आयतन में परिवर्तन तो यही होगा, द्रव्यमान वो का वही है पदार्थ का, लेकिन जो आयतन पहले V0 था वो बढ़ के V0 1 + गामा डेल्टा टी हो गया। तो नया वाला घनत्व आ गया m0/V0, पहले का घनत्व, डिवाइड बाई 1 + गामा डेल्टा टी। तो ये हम घनत्व के लिए बोल सकते हैं कि घनत्व को लिखोगे ρ बराबर ρ0 1 + गामा डेल्टा टी, मतलब तापमान बढ़ाने पर वस्तु का आयतन बढ़ता है, घनत्व कम होगा। अब क्या होता है, कई बार कैलकुलेशन के लिए हमें ये गुणांक में करना होता है घनत्व, तो इस वाले पद को ऊपर ले जाओ एक बार, और कम परिवर्तन के लिए 1 + x⁴n अगर है तो इसको अपन 1 + nx लिख सकते हैं
यदि जो x है वो 1 से बहुत कम हो तो 1 प्लस एक्स की पावर n को 1 प्लस एन एक्स लिख देंगे, मतलब पावर आगे गुणा करके लिख दिया। अगर x बहुत छोटा है 1 की तुलना में, और यहाँ पे अल्फा डेल्टा टी मतलब बहुत कम परिवर्तन होता है, तो 1 की तुलना में बहुत छोटा है, पावर आगे गुणा कर सकते हैं। तो रो बराबर रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी, ये भी हम लिख सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन के काम आ सकता है, ये आ सकता है, कैसी सिचुएशन है उसके आधार पे, कि अगर गुणा में ही है तब तो इस तरह से लिख दो, और अगर डिवाइड में आ रहा है तो ये वाला पद अपने आप ऊपर चला जाएगा, इस तरह से लिख दो। तो ये है घनत्व में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन के साथ साथ। अगला देख रहे हैं किसी सरल लोलक के आवर्त काल में परिवर्तन तापमान के साथ। तो सरल लोलक के आवर्त काल में तापमान के साथ परिवर्तन। ठीक है, तो हमें कोई एक सरल लोलक लेना है, तापमान बढ़ाना है, और तापमान बढ़ाने के साथ साथ उसमें देखना है चेंज क्या आ गया उसके आवर्त काल में। तो सरल लोलक का आवर्त काल फॉर्मूला क्या है, T बराबर 2 पाई रूट L अपॉन G के बराबर। ये सरल लोलक का आवर्त काल है, शुरुआत का है तो इसको T नॉट बोल दो, L नॉट बोल दो, G नॉट बोल दो, ये शुरुआत में। तापमान में वृद्धि करने पर बदल गया आवर्त काल, किसी भी तरह से जो भी आया हो, बदलाव अभी देखेंगे कितना आया, लेकिन T मान लिया। 2 पाई वैसा का वैसा ही है। तापमान बढ़ाएंगे, लंबाई बदलेगी सरल लोलक की, क्योंकि ये अवस्था कौन सी होती है, इस तरह से सरल लोलक यहाँ पे द्रव्यमान लटकाया हुआ होता है, ये लंबाई लेते हैं इसकी, द्रव्यमान m लेते हैं। द्रव्यमान का रोल होता नहीं है इसमें, लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण का होता है। तो तापमान बढ़ाने पर लंबाई बदल जाएगी, पहले वाली लंबाई का 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण का तापमान की वजह से कोई फर्क नहीं है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण तो पृथ्वी के कारण है, Gm/r² या 9.8 जिसको बोल रहे हैं सतह के लिए, तो ये वैसा का वैसा ही है भी। सही है। अब यहां से क्या दिख रहा है कि 2 पाई रूट L अपॉन G को अलग निकाल ले तो वो T नॉट है, तो T बराबर T नॉट अलग निकल गया, रूट के अंदर रह गया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये दिख रहा है यहाँ पे आवर्त काल में परिवर्तन। अब इसको भी वही बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दो, ये 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की पावर 1/2 है, तो अगर ये वाला पद कम होता है, 1 प्लस एक्स में ये वाला पद अगर छोटा है तो घात को आगे गुणा करके लिख सकते हैं पूरे प्रसार के बजाय। तो T बराबर T नॉट 1 प्लस अल्फा बाई 2 डेल्टा टी। ये तो हम बोल सकते हैं कि अगर सरल लोलक की इस छड़ का या इस तार का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है, तो हम बोल सकते हैं आवर्त काल के लिए जो प्रसार गुणांक होगा वो अल्फा बाई 2 होगा, क्योंकि वैसा रिलेशन दिख रहा है T बराबर T नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की, जैसे बस अल्फा की बजाय अल्फा बाई 2 आ गया। तो छड़ का रेखीय प्रसार गुणांक जो होगा इसमें, उसके प्रसार गुणांक का आधा हम बोल सकते हैं आवर्त काल का प्रसार गुणांक। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। तो ये आवर्त काल में परिवर्तन आ गया। तो अच्छा ये बताओ कि इसकी वजह से ये जो सरल लोलक है ये तेज हो गया कि स्लो हो गया, जल्दी जल्दी चलेगा कि धीरे धीरे चलेगा, ताकि हम ये देख सकें कि ये घड़ी फास्ट हो गई आवर्त काल वाली या घड़ी स्लो हो गई। तो इसके लिए यहाँ पे ध्यान दो, जैसे तापमान बढ़ाया आवर्त काल बढ़ गया। आवर्त काल किसको बोलते हैं, एक दोलन पूरा करने में समय। मान लो एक दोलन पहले 2 सेकंड में पूरा कर रहा था, लेकिन अब एक दोलन 2 से ज्यादा में पूरा करेगा। 2 सेकंड से ज्यादा समय ले लिया उसने एक चक्कर पूरा करने में, मतलब धीरे हो गया, ज्यादा टाइम ले रहा है।
तो धीरे हुआ। तो यहां पर घड़ी जो होगी, जो इस सरल लोलक के कारण चल रही होगी, उसको हम बोल सकते हैं कि वो घड़ी थोड़ी धीरे हो जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह समझ सकते हो कि पहले एक दोलन पूरा करने में 2 सेकंड लगा रही थी घड़ी, अब वही एक दोलन पूरा करने में घड़ी कितना लगाएगी, 2 सेकंड से ज्यादा समय लगा रही है, 2.01 सेकंड मान लो। लेकिन घड़ी की बात कर रहे हैं, ये हमें थोड़ी पता है कि घड़ी ने 2.01 सेकंड में एक दोलन पूरा किया। घड़ी के हिसाब से हम देखेंगे, हमें तो घड़ी में तो वही दिख रहा होगा कि ये एक दोलन पूरा किया और घड़ी बताएगी 2 सेकंड हो गए। घड़ी को ये थोड़ी पता है, वो तो ये बोलेगी कि इसका मेरे एक दोलन का मतलब होता है 2 सेकंड घड़ी के हिसाब से। तो घड़ी के हिसाब से एक दोलन का समय 2 सेकंड, मतलब इसको घड़ी क्या पड़ेगी, 2 सेकंड पड़ेगी। सही है, ये तो वास्तविक टाइम, घड़ी का पाठ्यांक कितना है, 2 सेकंड इसको। और ऐसे ही करते करते n गुणा 2.01 सेकंड, पूरे एक दिन की बात कर लें कि पूरा एक दिन एक्चुअल में 2.01 सेकंड है, पूरा एक दिन तो जो एक्चुअल टाइम है वही होगा पूरे एक दिन का। तो n दोलन मान लो कर लिए, n दोलन और ये वैल्यू मिला के मान लो 24 घंटे है। ठीक है, तो अब घड़ी कितना पड़ेगी, घड़ी तो एक दोलन का मतलब वो 2 सेकंड पड़ रही थी, 2 दोलन का मतलब वो तो 4 सेकंड पड़ेगी। टाइम तो इतना हो गया, ऐसे टाइम पूरा 24 घंटे हो गए और 24 घंटे में उसने n दोलन किए, तो घड़ी कितना पड़ेगी, घड़ी तो ये पड़ेगी कि मेरे हिसाब से तो इतना हुआ है, 24 घंटे हुए, वास्तविक 24 घंटे हुए, लेकिन घड़ी ने बोला कि इतना टाइम हुआ। और ये टाइम कितना है, तो n की वैल्यू 24 बटा ये लिख दो, तो 24 इंटू 2 सेकेंड डिवाइड बाय 2.01, ये आवर में आ गया, ये सेकंड कैंसिल हो गया। तो ये वाला जो टाइम है, ये टाइम देखोगे तो 24 से कम आएगी, ये वाली 1 से कम आएगी, तो घड़ी जो है वो इतना टाइम पढ़ के देगी एक पूरे दिन में। तो एक पूरे दिन में घड़ी कितनी स्लो हो गई, जब 24 घंटे हो गए पूरे, वास्तव में घड़ी ने पढ़े 24 इंटू 2 बटा 2.01, तो ये कितना आ गया 2.01, 0.01 इंटू 24 बटा 2.01 आवर। घड़ी इतनी धीरे हो गई वाली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या चीज़ एक्सप्लेन की कि आवर्तकाल जैसे ही तापमान बढ़ेगा आवर्तकाल बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ने का मतलब ये होता है कि घड़ी धीरे हो गई, पहले 2 सेकंड में दोलन पूरे कर रही थी, अब 2 सेकंड से ज़्यादा लेगी, आवर्तकाल ज़्यादा हो गया तो घड़ी धीरे हो गई। लेकिन क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से पूछा होता है कि घड़ी धीरे हो गई, कितनी धीरे हो गई एक दिन में, या एक दिन में घड़ी कितनी पीछे हो जाएगी। ये ऐसे बोल दिया होता है कि एक दिन में घड़ी 24 सेकंड पीछे हो गई, 20 सेकंड पीछे हो गई, तो रेखीय प्रसार गुणांक कितना है, या तापमान में कितनी वृद्धि हुई, इस तरह से कुछ पूछा होता है। सॉल्व कैसे करना है, पहले एक दोलन का मतलब 2 सेकंड था, घड़ी सही सी बता रही थी, एक दोलन हुआ, घड़ी में टिक टिक 2 सेकंड हो गए, फिर अगला दोलन हुआ, फिर 2 सेकंड हो गए, इस तरह से घड़ी घूम रही थी। लेकिन अब घड़ी का आवर्तकाल बढ़ गया, वो 2 के बजाय ज्यादा टाइम लेने लग गई। एग्जाम्पल के लिए 2.01 ले लिया, तो घड़ी अगर ज्यादा टाइम ले रही है, लेकिन उसके एक दोलन का मतलब तो वही है कि वो 2 बार टिक टिक कर देगी, वो तो डायल पे तो 2 सेकंड दिखाएगी। तो इतना टाइम हुआ, वास्तव में इतना टाइम हुआ। हमारे पास मान लो कोई बिल्कुल सही वाली घड़ी हो, तो सही वाली घड़ी में ये टाइम हुआ, लेकिन ये घड़ी बता रही है 2 सेकंड, तो एक दोलन में 0.1 सेकंड पीछे हो गई। सही है, ये घड़ी ऐसे ही पूरे 24 घंटे में, 24 घंटे में कितने दोलन पूरे करेगी, इतने में एक दोलन पूरा करिए, 2.01 में एक दोलन पूरा करिए, तो 24 बट्टा ये टाइम करोगे तो इतने दोलन इसने पूरे किए, 24 बट्टा ये टाइम। एक दोलन में कितनी स्लो हो गई, 0.01, 24 बट्टा 2.01 सेकंड में कितने दोलन किए, n, तो 24 बट्टा 2.01 दोलन में इंटू 0.01 कर दिया, इतनी स्लो हो गई घड़ी। ठीक है, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि घड़ी कितनी स्लो हो रही है। तो ये था फर्क सरल लोलक पर तापमान बढ़ाने के कारण। क्वेश्चन करते हैं, यही क्वेश्चन, लेकिन अब वैल्यूज के साथ।
तो क्वेश्चन ये है कि एक सरल लोलक 20 डिग्री सेल्सियस पर 2 सेकंड में एक दोलन पूर्ण करता है, वह इससे बनी घड़ी सही समय बताती है। यदि इसकी छड़ का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर 10 की घात माइनस 2 गुणा 10 की घात माइनस 5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स है, तो 40 डिग्री सेल्सियस पर यह घड़ी एक दिन में कितनी आगे या पीछे हो जाएगी? ये क्वेश्चन है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे तो सही सही समय बता रही है, 40 डिग्री सेल्सियस पे कितनी घड़ी पीछे या आगे हो गई वो बताना है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे आवर्तकाल 2 सेकंड, तो 40 डिग्री सेल्सियस पर आवर्तकाल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आवर्तकाल का फॉर्मूला था पहले वाला आवर्तकाल +1 + α/2 डेल्टा टी। डेल्टा टी तापमान में परिवर्तन, ये अलग चीज है, डेल्टा थीटा बोल दो इसको, वहां पे भी लिख लेना डेल्टा थीटा उसको। तो टी डैश बराबर पहले का आवर्तकाल 2, 1 + अल्फा, अल्फा कितना है 2 गुणा 10 की घात -5 बट्टा 2 डेल्टा थीटा तापमान में परिवर्तन हो गया 20 का, 20 से 40 कर दिया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो टी डैश की वैल्यू आ गई 2, 1 + 2 गुणा 10 की घात -4 हो गया ये, तो टी डैश की वैल्यू आ गई 2.10 की घात 4, 1 2 3 4 फिर 2, सही है क्या? 1 2 3 4 5 हो गया। इतना टाइम ये बता रही है। अब एक दोलन का टाइम ये है, लेकिन एक दोलन में घड़ी के एक दोलन का मतलब तो कितना हुआ? सुई के हिसाब से, उसकी सुई के हिसाब से 2 सेकंड, वास्तव में कितना टाइम हो गया? इतना। तो एक दिन में कितने दोलन करेगी? तो एक दिन में घड़ी ने कितने दोलन किए? एक दिन मतलब 24 घंटे, इतने सेकंड, इतने टाइम में एक दोलन पूरा कर रही है, तो वास्तविक 24 घंटे में वो कितना दोलन पूरा करेगी? 2.0002 सेकंड, इतने दोलन पूरे कर लेगी वो, ठीक है। अब n दोलनों में कितनी पीछे हो गई? तो n दोलनों में घड़ी का समय, घड़ी कितना समय पड़ेगी n दोलनों में? तो घड़ी समय पड़ेगी n, और हर एक दोलन में घड़ी कितना पड़ती है? 2 सेकंड। तो घड़ी तो कितना समय पड़ेगी? n मतलब 24 × 3600 बटा 2.0002 सेकंड, ये दोलन थे इंटू 2, घड़ी इतना टाइम पड़ेगी। तो n दोलनों में घड़ी का समय जो पड़ा, n दोलन मतलब 24 घंटे एक दिन, तो समय में अंतर, तो समय में अंतर कितना हुआ? ये कितना पड़ रहा है माइनस वास्तविक, तो ये तो कितना पड़ रहा है 24 × 360 3600 × 2 बटा 2.0002 माइनस 24 घंटे मतलब 24 × 3600 सेकेंड। 24 घंटे में मतलब पूरे एक दिन में ये घड़ी इतना पड़ रही है, और वास्तविक टाइम हो गया 24 घंटे, तो कितना के अंतराल आ गया? इतना। अब इसमें 24 × 3600 कॉमन ले लोगे, 2 इधर गुणा करोगे, तो ये वैल्यू आ गई 24 × 3600 × 2 माइनस ये वैल्यू 0.002 डिवाइड बाय 2.00।
तो कितना आ गया 24 इंटू 3600, इससे कैंसिल कर दो तो 1, पहले तो पॉइंट हटाओ, पॉइंट हट गया 1001 बार ही आ जाएगा। माइनस का आएगा, एक चीज भूल गया यहाँ पे माइनस का, तो डेल्टा टी ये एक तरह से 1000 ही बोल दो, 1000 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 24 इंटू 3.6 सेकेंड, ये जो भी वैल्यू है। मतलब घड़ी इतनी स्लो हो जाएगी पूरे एक दिन में, लगभग ये वैल्यू आ गई 100 सेकंड से थोड़ा कम और 75 से ज़्यादा, तो 100 से 75 के बीच में इतना सेकंड ये पीछे हो जाएगी ये घड़ी एक दिन के अंदर। बात समझ में आई? तो इस तरह से हम चेंज निकाल सकते हैं कि उसके टाइम में कितना चेंज आ जाएगा तापमान बढ़ाने पर। नेक्स्ट अगले वाले पार्ट पे आते हैं। अगला पार्ट ये कि पात्र के अंदर अगर हमें कोई द्रव दे रखा हो, पूरा भरा हुआ हो, और फिर गर्म करें तो उस द्रव का आभासी प्रसार कितना होगा, ठीक है, या ऊंचाई में परिवर्तन। तो पात्र में भरा हुआ है पूरा द्रव, तापमान बढ़ाने पर उसके अंदर आभासी वृद्धि कितनी होगी। तो इस आभासी वृद्धि को हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि एक पात्र के अंदर द्रव भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, V0 आयतन था पात्र का, तो V0 आयतन है ही द्रव का। गर्म किया तो गर्म करने पर क्या होगा, द्रव का प्रसार थोड़ा ज्यादा होगा, द्रव बाहर निकल जाएगा, तो कितना ओवरफ्लो हो गया उसको हम आभासी प्रसार बोल रहे हैं, ठीक है। तो V0 था, आभासी प्रसार किसको बोलेंगे, डेल्टा V बराबर V जो द्रव का हो गया माइनस V जो पात्र का हो गया, इसको आभासी प्रसार बोल रहे हैं। पहले दोनों का आयतन V था, बाद में कुछ चेंज हो गया। प्रारंभिक लिख दे रहा हूं यहां पे, V पात्र V द्रव बराबर V0, बाद में चेंज हो गया। ठीक है, तो आभासी प्रसार कितना हुआ, डेल्टा V बराबर द्रव के लिए क्या लिखोगे, V0 1 प्लस गामा द्रव के लिए डेल्टा T। पात्र के लिए क्या लिखोगे, V0 पहले का आयतन 1 प्लस गामा पात्र का डेल्टा T। आभासी प्रसार को क्या लिख सकता हूं कि पहले वाले आयतन का गामा आभासी डेल्टा T, परिवर्तन है, आयतन नहीं है। आयतन लिखना होता तब लिखते हैं V0 1 प्लस गामा डेल्टा T, परिवर्तन कितना, V0 गामा डेल्टा T, ठीक। बराबर V0 कट गया, V0 एक कॉमन भी आ गया था, एक V0 कट गया, या पूरा V0 कॉमन ले लो, एक से एक कट गया, गामा द्रव ये माइनस गामा पात्र और बाहर रह गया डेल्टा T, ठीक है। ये सॉल्व करने पर ये बना, V0 से V0 कट गया, डेल्टा T से डेल्टा T कट गया, तो गामा आभासी जो आया वो आ गया गामा द्रव माइनस गामा पात्र। तो ये हम आभासी प्रसार गुणांक बोल सकते हैं द्रव का। तो कंडीशन क्या थी, पूरा द्रव भरा हुआ था इसके अंदर, गर्म किया, गर्म करने पर फैला, कुछ बाहर निकल गया, कितना बाहर निकला उसको आभासी प्रसार बोला हुआ है। तो कितना बाहर निकलेगा, द्रव भी फैलेगा पात्र भी फैलेगा, तो दोनों के जो फैलाव में अंतर आया वो द्रव के लिए ये प्रसार, पात्र के लिए ये अंतर लिया, ठीक है। अब ये तो आया पूरा द्रव भरा हुआ था तब, लेकिन अगर पूरा द्रव नहीं भरा हुआ है तो इसकी जो ऊंचाई है द्रव की पात्र के अंदर उसमें परिवर्तन कितना आएगा वो तो अगला पार्ट है। आभासी ऊंचाई,
तापमान बढ़ाने पर पात्र में भरे द्रव की ऊंचाई में परिवर्तन, कि ये पात्र है, पहले h ऊंचाई तक द्रव भरा हुआ था, इसके अंदर तापमान बढ़ा दिया, पात्र भी फैला, द्रव भी फैला, इसकी ऊंचाई कुछ h डैश आ गई, तापमान T प्लस डेल्टा T डिग्री सेल्सियस करने पर। तो ये h डैश कितना है, अगर रेखीय आयतन प्रसार गुणांक या रेखीय प्रसार गुणांक ले लो, अल्फा किसका, द्रव का, वो कुछ बता रखा है, अल्फा पात्र का बता रखा है। ठीक है, अल्फा इसलिए था कि बीटा भी बना सकते हैं इससे, गामा भी बना सकते हैं, 2 गुना करेंगे तो बीटा, 3 गुना करेंगे तो गामा। तो कितना आ जाएगा ऊंचाई में परिवर्तन या ऊंचाई, वो देखें। तो ऊंचाई को हम क्या बोल सकते हैं, या जो द्रव का आयतन है उसको क्या बोल सकते हैं, कि द्रव का आयतन मतलब A इंटू H, इसके अंदर जो द्रव है उसको क्या लिखेंगे, A इंटू H। A क्या, बेस एरिया पात्र का, ये पात्र का है, H पात्र के अंदर जो ऊंचाई, सही है। क्योंकि V द्रव का आयतन अगर हमें लिखना है तो आयतन पात्र में जगह घेरेगा, पात्र का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई के बराबर। अब तापमान बढ़ाने पर इसमें चेंज होगा, इसमें चेंज होगा, और इसके कारण इसमें चेंज दिख रहा होगा, हो सकता है नहीं भी दिखे, हो सकता है कम भी हो जाए, क्योंकि ये चीज तो बाद में एडजस्ट करने के लिए है कि यहाँ पे तापमान बढ़ा दिया, ये फैल गया, ये फैल गया, तो हो सकता है ज्यादा फैल गया तो नीचे आ गया हो, एडजस्ट करने के हिसाब से। तो तापमान बढ़ाने पर द्रव का आयतन, बाद वाली स्थिति में भी ये लिखोगे कि बाद में द्रव का आयतन कितना है, और वो क्या किसके बराबर है, पात्र की क्षेत्रफल और जो अब ऊंचाई दिख रही है। और इसको क्या बोल सकते हैं, द्रव के लिए तो अलग से लिख सकते हैं प्रसार गुणांक 1 प्लस गामा द्रव डेल्टा टी। क्षेत्रफल है पात्र का, तो पहले वाला क्षेत्रफल 1 प्लस बीटा पात्र का डेल्टा टी, और h डैश इसमें नहीं फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला नहीं, ये तो निकालना ही था, क्योंकि h क्या है, ये नहीं पात्र की ऊंचाई है, ये पात्र की ऊंचाई भी नहीं है ना द्रव की ऊंचाई है, तो एडजस्ट करने के लिए आई है ऊंचाई। तो अब ये वैल्यू और ये वैल्यू में यहां से रिलेशन दिख रहा है कि v द्रव बाय a बराबर h, तो यहाँ पे h आ गया, 1 प्लस गामा द्रव डेल्टा टी, इसको नीचे ले लो, 1 प्लस बीटा पात्र डेल्टा टी h डैश। ठीक है, तो h, अब इसको अल्फा के पदों में लिख दो, 3 अल्फा द्रव डेल्टा टी, 1 प्लस 2 अल्फा पात्र डेल्टा टी माइनस 1, ऊपर ले आए थे इसको, गुणा करोगे इसमें, पहले तो ये पावर आगे गुणा हो जाएगी क्योंकि बहुत कम प्रसार है, तो इसको यहाँ पे माइनस लिख रहा हूं पहले तो, सही है, इसको ऊपर ले गए, -1 आता, आगे गुणा कर दिया। फिर दूसरा, एक इससे गुणा होगा, एक इससे भी गुणा होगा, ये फिर इससे भी गुणा होगा, तो ये माइनस का बन जाएगा, माइनस का इतना ही, फिर ये इससे गुणा होगा, तो फिर से यही है कि इसका और इसका गुणनफल बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है, नगण्य बोल सकते हैं। तो ये h 1 प्लस ये वाला पद माइनस ये वाला पद, तो 3 अल्फा द्रव माइनस 2 अल्फा पात्र डेल्टा टी h डैश, ये ऊंचाई में परिवर्तन आया। इसको आभासी रेखीय प्रसार गुणांक ऊंचाई के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, 3 अल्फा द्रव का और 2 अल्फा पात्र का, तो ये इसमें परिवर्तन आया। अब इसके बाद बाकी थोड़ा पार्ट इसमें और बाकी है, तो बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखते हैं।
ठीक है, थैंक यू।